प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है। जिस प्रकार हमने देख लिया है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम कण के वह गति को समझने के लिए न्यूटन के गति के समीकरणों का सहारा लेते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम जब सरलावर्त गति की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सरलावर्त गति में जो बल लगता है वो F = -kx होता है। और न्यूटन के गति के समीकरण के अनुसार F = ma, जहाँ a को मैं d2x dt² लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है कि m d2x dt² = -kx। तो इसको सॉल्व करके मैं किसका निकाल लेती हूँ, सरलावर्त गति का समीकरण निकाल लेती हूँ। और आपको अच्छे से पता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अच्छे से आपने अध्ययन किया है कि इस समीकरण की सहायता से मैं सरलावर्त गति के बहुत से पैरामीटर्स को निकालती हूँ। इसको सरलावर्त गति को हम इसके द्वारा समझते हैं। इसी प्रकार कण की गति को समझने के लिए क्वांटम यांत्रिकी में हमने देखा है कि हमने उससे तरंग फलन जोड़ा है, उसमें अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। और कण का हम उससे क्या जोड़ते हैं, तरंग स्वरूप जोड़ते हैं। जिससे तरंग स्वरूप किस रूप में जोड़ा जाता है, तरंग संघ के रूप में जोड़ा जाता है। तो ये सब गुण किसी एक समीकरण द्वारा सेटिस्फाई किए जाने चाहिए, जिसके द्वारा हम क्वांटम यांत्रिकी में कण के व्यवहार, गतिक व्यवहार को भी समझ सकें। और ये तरंग समीकरण कहलाता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब इस समीकरण में क्या क्या गुण होने चाहिए, जो इसका औचित्य भी बताते हैं कि ये समीकरण कैसा होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके अध्यारोपण का जो हमें हल मिलेगा वो भी इसका एक हल होगा। और अध्यारोपण जब हम करेंगे इसके हलों का, तो हमें एक्चुअली क्या मिलेगा, एक व्यतिकरण प्रभाव देखने को मिलेगा। और उस व्यतिकरण प्रभाव से किसका उत्पत्ति होगी, तरंग संघ की उत्पत्ति होगी। और हमें ये अच्छे से मालूम है तरंग संघ किससे जुड़ा हुआ है, कण के तरंग स्वरूप से जुड़ा हुआ है। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण में, कि इसमें जो प्राचल हैं वो आंतरिक प्राचल नहीं होने चाहिए, केवल मूल नियतांक इस समीकरण में आने चाहिए। अब आंतरिक प्राचल क्या है, मूल नियतांक क्या है, इसको अगर हम देखें तो मूल नियतांक है जैसे कण का आवेश हो गया, कण का द्रव्यमान हो गया, प्लांक नियतांक हो गया। और आंतरिक प्राचल क्या होते हैं, जो किसी अन्य राशि से जुड़े हों, जैसे कि तरंग संख्या है, आवृत्ति है, संवेग है, ऊर्जा है। और अगर ये सब इसमें है, यानी कि जो आपके पास श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, अगर उसमें केवल मूल नियतांक हैं, तो आपके पास तभी हम क्या करेंगे, उसके कण की गति के निश्चित व्यवहार को हम समझ पाएंगे। और ये भी निश्चित है यहाँ पर कि प्रथम प्रतिबंध से द्वितीय प्रतिबंध हमें यद्यपि प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब समीकरणों के विभिन्न हलों का अध्यारोपण भी उस समीकरण का हल होगा, तो उसमें आंतरिक प्राचल हो ही नहीं सकते। उसमें सिर्फ क्या हो सकते हैं, मूल नियतांक ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आंतरिक प्राचल आ जाएंगे तो तरंग फलन व्यापक नहीं हो पाएगा, और व्यापक नहीं होने पर वो उसकी प्रकृति के विपरीत है, जो कि हमने तरंग फलन के लिए डिफाइन की है। इसलिए ये दो महत्वपूर्ण गुण हम कहते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में होने चाहिए, जो कि एक दूसरे से एक्चुअली संबंधित हैं। अब हम देखते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण हम किस तरह से कोशिश करते हैं इसको निकालने की, इसको व्यक्त करने की। किसके लिए? मुक्त कण के लिए। तो हमने देखा है कि मुक्त कण के लिए जो विभव है वो 0 होता है, पोटेंशियल 0 होता है, उस पर कोई बल नहीं लगता है। उसमें जो ऊर्जा है वो सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा का मान होता है ½ mv², या m से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं और mv को p रख दूं तो E = p²/2m मुझे मिलता है। जहाँ p को मैं लिख सकती हूँ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कि p = h/λ, क्योंकि तरंग स्वरूप उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर 2π से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो आपको दिख रहा है h/2π आपके पास क्या हो जाएगा, h क्रॉस हो जाएगा, और लैम्डा 2π/λ k बन जाता है, तरंग संख्या बन जाती है। तो इस तरह से p को हम h क्रॉस k के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और ऊर्जा को अगर मैं देखूं तो ऊर्जा क्वांटम यांत्रिकी में क्वांटा के रूप में होती है, और वो hν से व्यक्त की जाती है। तो hν में हम वापस पुनः इसको 2π से गुणा भी कर दूं और 2π से भाग भी दे दूं तो ये बन जाता है h क्रॉस ओमेगा। तो हम p को तरंग संख्या से और ऊर्जा को कोणीय वेग से जोड़ सकते हैं, कोणीय आवृत्ति से जोड़ सकते हैं। और ये जब हमने तरंगों का अध्ययन किया है पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, तो हमने ये देखा है कि तरंग को विभिन्न वेव फलनों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी तरंग को a sin kx - ωt से भी दर्शाया जा सकता है, a cos kx - ωt से भी दर्शाया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल आइटा kx - ωt से भी दर्शाया जा सकता है, a एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा kx - ωt से भी दर्शाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो हमने अभी तक तरंग समीकरण पढ़े हैं
वो समीकरण कौन कौन से हमने पढ़े हैं कि डेल टू साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जाई डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर, और दूसरा समीकरण हम पढ़ चुके हैं डेल साई डेल टी इज इक्वल टू जाई डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण के लिए जो हमने गुण कहे हैं उनको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण डेल टू साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जाई डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ये जाई हम जानते हैं कण के वेग के वर्ग के बराबर होता है, और v इज इक्वल टू तरंग के वेग के लिए हम समीकरण लिखते हैं तरंग समीकरण न्यू लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं v स्क्वायर का मान देखूँ तो ये न्यू लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 पाई से ऊपर नीचे अगर मैं गुणा करती हूँ तो ये मान मिल जाता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर के बराबर। एच क्रॉस स्क्वायर से आप ऊपर नीचे किया तो ये बन जाता है एच क्रॉस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस के स्क्वायर। अभी भी हमने देखा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर बन जाएगा, और एच स्क्वायर के स्क्वायर क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बन जाएगा, और ई स्क्वायर का मान हमने देखा है ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m है, तो ये बन जाएगा p4 अपॉन 4m स्क्वायर, और अपॉन पी स्क्वायर हम करेंगे तो ये माना जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। यानी कि अगर मैं ये गति का समीकरण लेती हूँ तो इसमें आंतरिक प्राचल आ रहे हैं, p आ रहा है और ऊर्जा भी आ रही है, और फाइनली अगर हम देखें तो इसमें मोमेंटम आ रहा है। तो इसलिए जो प्रतिबंध हमारा था कि इसमें मूल नियतांक होने चाहिए तरंग समीकरण में, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब हम दूसरा समीकरण का अध्ययन करते हैं। तो दूसरे समीकरण में हमें मिल रहा है कि डेल साई डेल टी इज इक्वल टू जाई डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ मुझे जाई नहीं मालूम है कि क्या है, तो मैं इसे निकालना चाहूँगी। तो उसके लिए हमने मान लिया कि ये जो तरंग समीकरण है उसके लिए जो हल है तरंग का वो क्या है कि साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयटा की एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर हम लेके चल रहे हैं। ये वाला तरंग समीकरण हम लेके चल रहे हैं 4 में से। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल में आप जानते हो एक्सपोनेंशियल जब आयता थीटा हम लेते हैं तो कॉस थीटा भी इन्वॉल्व होता है और साइन थीटा भी इन्वॉल्व होता है। तो जनरल सॉल्यूशन के रूप में हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, ए एक्सपोनेंशियल आयटा की एक्स माइनस ओमेगा टी इसका एक हल है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और करेगा तो हमने डेल साई डेल टी का मान निकाला तो हमें मिल जाता है माइनस आइट ओमेगा ए एक्सपोनेंशियल आयटा की एक्स माइनस ओमेगा टी। अब डेल टू साई डेल एक्स का मान एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो पहले इसको एक बार डिफरेंशियल किया एक्स के साथ और दूसरी बार भी डिफरेंशियल किया, तो मुझे मिल जाता है माइनस के स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल आयटा की एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब मैं इसको यहाँ मानों को दोनों को कंपेयर करती हूँ जारी रखते हुए, तो मुझे मिल जाता है कि क्योंकि ये दोनों समान है तो ये कट जाएंगे, तो ये बन जाता है आयटा ओमेगा इज इक्वल टू जाई के स्क्वायर, जो हमने यहाँ रखा तो मुझे मिला। तो यहाँ से ये जो जीटा मुझे मिलता है ये मिल जाता है आयटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर के बराबर। तो इस जीटा के लिए जब मैं मान निकालती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मुझे मिल जाता है आयटा एच क्रॉस अपॉन 2m, जहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एच क्रॉस भी मूल नियतांक है और m भी क्या है, एक मूल नियतांक है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण मैंने लिया है दूसरा समीकरण वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के गुणों को सेटिस्फाई करता है, और इसमें इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसमें इस जीटा का मान रख दूं तो समीकरण क्या बन जाएगा, डेल साई डेल टी इज इक्वल टू आयटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर, या फिर मैं इसको किस रूप में लिख सकती हूँ कि आपके पास आयटा एच क्रॉस डेल साई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर। ये कहलाता है श्रोडिंगर का एक विमीय तरंग समीकरण। और एक बात यहाँ ध्यान दें, ये श्रोडिंगर का एक विमीय तरंग समीकरण है किसके लिए, मुक्त कण के लिए, क्योंकि अभी हमने इसमें बलों का समावेशन नहीं किया है, मुक्त कण माना था तो केवल गतिज ऊर्जा मानी थी। तो ये है एक विमीय गति के लिए श्रोडिंगर का काल आश्रित तरंग समीकरण, किसके लिए, मुक्त कण के लिए। और इसका हल क्या है, एक्सपोनेंशियल ए एक्सपोनेंशियल आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका हल है। आप चाहें तो पी की जगह एच क्रॉस के लिखें और ओमेगा की जगह ई की जगह ओमेगा की जगह, यहाँ अगर हम देखें तो पी की जगह हम लिख देंगे एच क्रॉस के, यहाँ सॉरी के एक्स है तो के की जगह मैं रख सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इस के की जगह मैं जो पुट करूँगी तो इस के की जगह मैं रख सकती हूँ पी अपॉन एच क्रॉस, और ओमेगा की जगह मैं रख सकती हूँ ई अपॉन एच क्रॉस। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है इसका हल किस रूप में, ए एक्सपोनेंशियल आयटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, यानी आप इसको के और ओमेगा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको पी और ई के रूप में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। अगर मैं त्रिविम के लिए बात करूं तो 3 डायमेंशन में जो तरंग समीकरण हो जाएगा श्रोडिंगर तरंग समीकरण कालाश्रित, यहाँ हम डेल साई डेल टी तो एज इट इज़ रहेगा, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ रहेगी कि आयटा एच क्रॉस डेल साई डेल टी। अब यहाँ पर हम x की बजाय किससे रिप्लेस करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा, एक बार y के साथ, एक बार z के साथ, तो ये बन जाएगा डेल टू ऑपरेटर। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण बन जाती है कि आयटा एच क्रॉस डेल साई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई।
तो ये किसके लिए है? 3 डायमेंशन के लिए मुक्त कण की टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये कहलाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास आयटा एच क्रॉस डेल डेल टी है, किसके संगत ऑपरेटर? ऊर्जा के संगत ऑपरेटर। और संवेग के संगत जो ऑपरेटर है वो हो जाता है माइनस आयटा एच क्रॉस डेल, और अगर आप पी स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा ये एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो ये समीकरण मुझे मिली है ये E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m के लिए जो हम चिरसम्मत समीकरण लिखते हैं उसके हमें इक्विवेलेंट ही मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसमें बलों का समावेशन हम कैसे करें श्रोडिंगर समीकरण में। तो बलों का समावेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया कि कल पे जो बल लग रहे हैं कण पे वो कौन से हैं? संदक्षी हैं, इसलिए कण की जो कुल ऊर्जा होगी वो हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो ये किसको व्यक्त कर रहा है? गतिज ऊर्जा को। और ये किसको व्यक्त कर रहा है? कण के बल वाले पार्ट को। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V होता है, तो V का जो सीधा सीधा संबंध है, जो पोटेंशियल का सीधा सीधा संबंध है वो किससे होता है? बल से। तो अगर हम अपने समीकरण में ऊर्जा का मान पी स्क्वायर अपॉन 2m की बजाय पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कर दें तो ये कण की जो समीकरण है उसमें कण की जो गतिक व्यवहार को बताने वाली समीकरण है श्रोडिंगर समीकरण, उसमें बलों का समावेशन अपने आप ही दर्शाएगी। तो अब यहाँ हम इसको लिखते हैं। अब इसको ऑपरेटर के रूप में अगर हम व्यक्त करें श्रोडिंगर यांत्रिकी के अनुसार तो EOP इज इक्वल टू POP का स्क्वायर प्लस VOP। अब इसको हम किस पे अप्लाई कर देते हैं इस ऑपरेटर को? तरंग फलन पे। तो क्या बन जाता है? EOP साई RT इज इक्वल टू POP स्क्वायर अपॉन 2m साई RT प्लस VOP RT, और किस पे लगा रहे हैं? साई RT पे। तो ये सारे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम क्वांटम यांत्रिकी में बात करते हैं तो किसकी करते हैं? ऑपरेटर्स के संगत बात करते हैं। तो ऑपरेटर्स के टर्म्स में हमने इसको लगा दिया। अब तो एनर्जी के संगत ऑपरेटर मुझे मालूम है क्या है? आयटा एच क्रॉस डेल डेल टी है। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे आयटा एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई, और दूसरी साइड हम जानते हैं कि पी के संगत जो ऑपरेटर है क्वांटम यांत्रिकी में अभी हमने बताया है माइनस आयटा एच क्रॉस डेल होता है, तो इसका वर्ग कर दिया अपॉन 2m। बाकी इक्वेशन हमने, और VOP के संगत ऑपरेटर जब हम लिखते हैं तो स्वयं एक हमें पोटेंशियल ही मिलता है, तो ये VRT हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई आयटा एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई RT, और इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये बन जाता है आयटा स्क्वायर यानी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मुझे मिल जाता है, और माइनस साइन है ही सही, तो ये मुझे मिल जाता है आपके पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी साई। ये हमारे पास समीकरण हल होके आ जाता है। तो यहाँ पर अब आपके पास अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास जो मान मुझे मिला है वो हो जाता है आपके पास राइट हैंड साइड पे एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू स्क्वायर प्लस वी साई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो काल आश्रित और काल अनाश्रित जो समीकरण है, हमने यहाँ पर अभी के लिए हमने दोनों ही काल आश्रित समीकरण निकाले हैं, काल अनाश्रित समीकरण नहीं निकाले हैं। लेकिन ये वाली जो समीकरण है ये मुक्त कण के लिए नहीं है, इसमें जो पोटेंशियल वाला पार्ट है वो बल को बता रहा है। लेकिन इससे पहले जो हमने समीकरण निकाली वो भी काल आश्रित समीकरण है, लेकिन इसमें बल वाला पार्ट नहीं है। यानी ये वाली जो समीकरण हमने पहले निकाली है जिसमें कि आपके पास पोटेंशियल वाला पार्ट नहीं है, ये आपके पास मुक्त कण के लिए है, जबकि दूसरी समीकरण जिसमें कि हमने पोटेंशियल पार्ट को जोड़ दिया है ये मुक्त कण के लिए नहीं है, ये किसी भी बद्ध कण के लिए है जो किस पोटेंशियल से बंधा हुआ है? V पोटेंशियल से बंधा हुआ है। तो ये वाली जो समीकरण हमने निकाली कि आयटा एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू स्क्वायर प्लस VRT साई RT, ये समीकरण है काल आश्रित बल युक्त श्रोडिंगर समीकरण और 3 डायमेंशन समीकरण है ये। और अगर आप 1 डायमेंशन में लिखना चाहते हैं तो आप r की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे? x से, और अगर x में हम दर्शा रहे हैं तो डेल 2 को रिप्लेस कर देंगे डेल 2 डेल x स्क्वायर से। तो इस तरह से हम 1 डायमेंशन समीकरण भी लिख सकते हैं। और ये समीकरण जो मैं दर्शा रही हूँ ये है 3 डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट, जहाँ हमने बल को भी जोड़ लिया है, बल युक्त श्रोडिंगर इक्वेशन ये है। और ये जो संकारक है कि आपके पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल 2 स्क्वायर प्लस VRT, ये कहलाता है हैमिल्टोनियन। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब चूंकि मुझे मालूम है कि VT और V दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, जिसके हर्मिशियन ऑपरेटर कौन से होते हैं उसके प्रॉपर्टी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डेल 2 भी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है, V ऑपरेटर भी हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इनसे मिलकर जो बना हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो भी क्या होगा?
एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। और इसको संक्षिप्त रूप में अगर मैं समीकरण को अब दर्शाऊं तो मुझे दिख रहा है कि इसके अगर मैं डेल साई ये एनर्जी के संगत ऑपरेटर है, और एनर्जी के संगत ऑपरेटर को अगर मैं किसी तरंग फलन पे लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी के संगत आइगन वैल्यू मिलेगी और साई मिलेगा। यानी इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा ई साई। और ये जो पूरा है ये हमने किसके द्वारा व्यक्त कर दिया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के द्वारा, तो ये बन जाएगा HOP साई। तो संक्षेप रूप में मैं श्रोडिंगर समीकरण जिसमें काल भी समाया हुआ है और जिसमें बल भी समाया हुआ है, यानी काल आश्रित बल युक्त श्रोडिंगर समीकरण को संक्षिप्त रूप में मैं लिख सकती हूँ कि HOP साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ HOP हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ई ऊर्जा ऑपरेटर के संगत आइगन वैल्यू ई है। तो इस तरह से हम श्रोडिंगर समीकरण को निकाल सकते हैं मुक्त कणों के लिए भी और उन कणों के लिए भी जिसमें उसमें वो मुक्त कण नहीं है और उन पे कोई बल कार्य करता है और वो किसी पोटेंशियल में गति करते हैं जिसका मान क्या है, v है। तो इस प्रकार से काल आश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण है बलयुक्त और बलहीन दोनों ही आज हमने देखे हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि काल अनाश्रित समीकरण श्रोडिंगर समीकरण हम कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।